जय हिंद, नमस्कार, स्वागत आप सभी दोस्तों का आज के इस मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज में। दोस्तों आज हम इस सीरीज का चौथा टेस्ट लगाएंगे। इसके पहले हमने 3 टेस्ट लगा लिया है, प्लेलिस्ट से जाकर आप उन्हें भी अटेम्प्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज के टेस्ट का पहला क्वेश्चन अब आपके सामने है, इसको ध्यान से पढ़िए और राइट आंसर कमेंट कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य मूल रूप से सादिर अट्टम के नाम से जाना जाता था, जिसे आधुनिक समय में पुनर्जीवित किया गया है? तो दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आप मुझे बताइए। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, भरतनाट्यम को दोस्तों पहले सादिर अट्टम के नाम से जानते थे। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म जो विभूषण है वर्ष 2026 में कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? दोस्तों दूसरे प्रश्न का सही जवाब है अमजद अली खान। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा और यह एक मशहूर सरोद वादक है। आपसे एग्जाम में प्रश्न बने तो जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है आपसे, कोशिका के भीतर प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य स्थल कौन सा अंगक है जो आरएनए और प्रोटीन से बना होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है आपका राइबोसोम। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा और ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, ऐसा आपसे प्रश्न एग्जामिनर पूछता है। इसका सही जवाब है वह अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, तो उसके फ्रीक्वेंसी पे दोस्तों कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, लेकिन उसके डायरेक्शन पे प्रभाव, अगर मटेरियल यानी कि जो माध्यम है उसका घनत्व परिवर्तित होता है तो उसका डायरेक्शन जरूर प्रभावित होता है। ठीक है, कर्नाटक का जो प्रसिद्ध कंबाला त्योहार है, क्या है दोस्तों? कंबाला त्योहार मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस पारंपरिक खेल गतिविधि से जुड़ा है? तो दोस्तों इसके ऊपर बैन भी लगा था एक बार, तो इसका सही जवाब है भैंसों की दौड़ से। ठीक है, बाद में इसको बहाली मिल गई थी। ये तटीय कर्नाटक का पारंपरिक कीचड़दार उपजाऊ मैदानों का एक खेल है और इसमें जानवरों के ऊपर क्रूरता से संबंधित एक बारी रोक लगा था, लेकिन बाद में इसको कला और संस्कृति का एक अंग मान के बहाल कर दिया गया था। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले भारतीय सेना के प्रथम अधिकारी कौन थे? इसका सही जवाब आप सभी को बचपन से पता है। ठीक है, इनका नाम है मेजर सोमनाथ शर्मा। तो आपको ऑप्शन ए के साथ इसमें जाना है। इन्होंने 1947 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अदम्य साहस के लिए इनको मरणोपरांत ये मिला था परमवीर चक्र के रूप में। अगला प्रश्न क्या है, मानव शरीर में जो विटामिन के है इसकी कमी के कारण मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? मेरे दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रक्त का थक्का न जमना। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए विटामिन के प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में सहायक है और इसलिए ये रक्त को थक्का बना देता है और आपका जो कटाव वाला घाव है, ठीक है, वहां पे ब्लड नहीं निकलता। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक एसआई पद्धति में जो ज्योति तीव्रता है उसका जो मूल मात्रक है वो क्या है? इसका सही जवाब दोस्तों है कैंडेला। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। आपसे प्रश्न है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हम्पी का जो सांस्कृतिक स्थल है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है आपका कर्नाटक। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी के ये अवशेष यहीं से प्राप्त होते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पूर्व में जिसको राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से जानते थे, ये प्राप्त करने वाले भारत के पहले शतरंज खिलाड़ी कौन है? तो दोस्तों इनका नाम है विश्वनाथ आनंदन। ठीक है, विश्वनाथन आनंद नाम है इनका, याद रखिएगा। ठीक है, तो वर्ष 1991-92 में इस पुरस्कार के सबसे पहले विजेता कौन बने थे? तो विश्वनाथन आनंदन। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या है आपसे, मानव लार जो स्लाइवा होता है उसमें मौजूद कौन सा एंजाइम स्टार्च को साधारण शर्करा में तोड़ने का कार्य शुरू करता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है एमाइलेज, जिसको हम टाइलिन के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपसे, न्यूटन के गति के किस नियम को मुख्य रूप से जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है प्रथम नियम को। ठीक है, तो जब तक आप बाहरी बल किसी वस्तु के ऊपर नहीं लगाते हैं या फिर कोई वस्तु अगर गतिमान है उसको रोकने के लिए बाहरी बल नहीं लगाते हैं तो वो उसी स्थिति में बना रहता है। ठीक है, ये है जड़त्व का नियम। क्वेश्चन नंबर 13 है आपसे, लद्दाख क्षेत्र का कौन सा पारंपरिक लोक संगीत या गीत मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथों के पाठ और उत्सव से जुड़ा हुआ है?
दोस्तों इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है सुंडोल या लद्दाखी, ठीक है, जो गानों का समूह है। ये किससे जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथों के पाठ और उत्सवों से, ठीक है। अगला प्रश्न है आपसे, नोबेल शांति पुरस्कार। नोबेल शांति पुरस्कार प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित एक समारोह में प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों इसका नाम है ओस्लो, ठीक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। और जो अन्य सभी नोबेल पुरस्कार हैं वो स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, लेकिन शांति का जो नोबेल प्राइज है वो ओस्लो में दिया जाता है। आप मुझे बताएंगे ओस्लो किसकी सिटी है, फिनलैंड की या नॉर्वे की? कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। जल में घुलनशील जो विटामिनों की बात होती है तो उसमें सही समूह की आपको पहचान करनी है जो शरीर में संचित नहीं होते हैं। तो दोस्तों जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है, विटामिन बी और सी। लेकिन ADAK, ठीक है, या फिर कीड़ा आप कह देते हैं, केडा, वो आपका वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, लेकिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपने 15 क्वेश्चन नहीं, लगभग 25 क्वेश्चन देख लिए हैं, ठीक है। यदि किसी वस्तु का वेग वेलोसिटी दुगना कर दिया जाए तो उसके गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब है 4 गुना हो जाएगी। तो ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट होगा, ठीक है। आप मुझे काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जरूर बताएंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न क्या है? प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक उत्सव है? इसका सही जवाब है दोस्तों नागालैंड, ठीक है। और इस त्योहार को त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है और दिसंबर के पहले सप्ताह में आयोजित होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रेबीज रोग मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके संक्रमण के कारण होता है? तो दोस्तों सही जवाब है आपका विषाणु, ठीक है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न पढ़िए क्या है आपसे। सॉरी, अगला प्रश्न में देखिए ऑप्शन ए में थोड़ा सा एरर है, तो आप इसको, ठीक है। ध्वनि तरंगे जो साउंड वेव्स हैं निम्नलिखित में से किस माध्यम में सबसे तीव्र गति से गमन करती हैं? तो दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी, ठोस में, ठीक है। तो याद रखेंगे क्यों सबसे तेज गमन करती हैं? तो दोस्तों प्रत्यास्थता अधिक होने के कारण ध्वनि की जो चाल है वो ठोस में, ठीक है, बहुत अधिक हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न एक वर्ष में अधिकतम कितने व्यक्तियों को दिया जा सकता है? दोस्तों इसका सही जवाब है आपका 3 व्यक्तियों को, ठीक है। तो एक कैलेंडर वर्ष में सामान्यतः अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही ये पुरस्कार दिया जा सकता है, याद रखेंगे आप। सिंधु घाटी सभ्यता का वह एकमात्र स्थल कौन सा है जहां कृत्रिम गोदीवाड़ा यानी डॉक यार्ड की साक्ष्य मिले हैं और जो वर्तमान गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित है? तो मेरे दोस्त इसका सही जवाब है लोथल। और एक एक क्वेश्चन में आप 2-2 क्वेश्चन पा रहे हैं, यानी कि जब तक आप 50 क्वेश्चन पाएंगे लगभग आप 100 प्रश्न देख चुके होंगे, ठीक है। मौर्य वंश के किस सम्राट ने कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व के भीषण नरसंहार के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया और अपने अभिलेखों में देवनाम प्रियदर्शी उपाधि का प्रयोग किया? तो दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही जवाब है अशोक ने, ठीक है। तो याद रखेंगे कलिंग युद्ध के बाद एक उपगुप्त करके इनके चाचा के लड़के थे, वो बौद्ध धर्म अपना चुके थे, उनके प्रभाव में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने प्रसिद्ध सजदा यानी घुटनों पर बैठकर सिर झुकाना और पैबोस सुल्तान के पैरों को चूमना जैसी दरबारी रीतियों की शुरुआत की थी? तो दोस्तों उसका नाम क्या है? ग्यासुद्दीन बलबन। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट होगा, ठीक है। ये बड़ा ही पूछे जाने वाला प्रश्न है दोस्तों। लौह और रक्त की पॉलिसी भी पूछा जाता है, तो वो भी ग्यासुद्दीन बलबन ने ही स्टार्ट करी थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वर्ष 1930 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन की मुख्य शुरुआत किस घटना से हुई थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब है दांडी मार्च से, ठीक है। तो आप याद रखेंगे यहाँ पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। 6 अप्रैल 1930 को नमक का कानून बनाकर, ठीक है, नमक बनाकर इन्होंने नमक का कानून तोड़ दिया था, ठीक है। और 12 मार्च 1930 को इन्होंने क्या करा था? अपना स्टार्ट किया था रैली, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती है और जलनदमुख यानी कि ईश्वरी का निर्माण करती है? तो दोस्तों देखिए जितनी भी नदियां पश्चिम की तरफ गिरती हैं, अरब सागर में गिरती हैं, वो ईश्वरी बनाती हैं, लेकिन जितनी नदियां
पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं तो वो डेल्टा बनाती हैं। अपने दिमाग में ये बात बिठा लीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है, नर्मदा। ये खंबात की खाड़ी में गिरती है, अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, ये बात आप याद रखिएगा। और विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के मध्य से बहती है। तो एक प्रश्न में आपने 4 प्रश्न देख लिए हैं। भारत के किस पड़ोसी देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय थलीय सीमा लगभग 4096 किलोमीटर लगती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है बांग्लादेश। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और एग्जाम में दोस्तों यहीं से अगर आप ध्यान से डेली सुनते हैं, डेली टेस्ट लगाते हैं तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। जीएस और जीके के क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त माने जाने वाली मिट्टी कौन सी है, जिसे स्थानीय भाषा में रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब है काली मिट्टी को। तो याद रखेंगे ये मिट्टी नमी रोकने की उच्च क्षमता के कारण कपास के लिए सर्वोत्तम है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ और कानूनों के समान संरक्षण की गारंटी प्रदान करता है? तो दोस्तों ये एक ही आर्टिकल है, अनुच्छेद 14। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। दोस्तों आपसे अगला प्रश्न क्या है, अब यहाँ पे मैं आपसे एक बात और कहूंगा, वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। आपका कुछ भी नहीं जाता लेकिन मेरा फायदा होता है कि वीडियो, ठीक है, यूट्यूब को अच्छा एल्गोरिदम में सेट करने का मौका मिलता है। तो इतना काम कर लीजिए, आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो, है ना। और देखिए पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा, लेकिन आप लोगों में से कोई एक्चुअली मुझसे कहे कि हाँ सर मुझे पीडीएफ चाहिए, कोई कमेंट ही नहीं करता। मैं चाहता हूं आप अपने नाम के साथ अपना स्कोर और लास्ट में जो 2 क्वेश्चन पूछता हूं वो आप जवाब दें। ठीक है, और जो भी चाहिए आप कमेंट करें। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व बीपीएसपी की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से प्रेरित होकर ली गई है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब है आयरलैंड से। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न क्या है आपसे, भारतीय संसद की संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्णतः सत्य है? यहाँ पे जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन सी, संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों से मिलकर बनती है। यही बात इन चारों जो स्टेटमेंट है उसमें करेक्ट है। और ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ध्यान से आप हर एक क्वेश्चन को देखेंगे। भारत में आर्थिक नियोजन, ठीक है, यानी कि क्या है दोस्तों, इकोनॉमिक प्लानिंग या फिर प्लानिंग ऑफ इकोनॉमी के इतिहास में तीसरी पंचवर्षीय योजना के असफल होने का मुख्य कारण निम्नलिखित में से क्या था? तो दोस्तों निम्नलिखित में से देखिए 2 कारण थे, लेकिन यहाँ पे अगर ऑप्शन ए की बात करें, भारत चीन युद्ध 1962 और भारत पाक युद्ध 1965, दोनों कारण इसमें थे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के लिए हो जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है आपसे, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकाल के लिए दिए जाने वाले ऋण पर वसूली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर है उसको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकाल के लिए जब ऋण देता है आरबीआई, तो उस पे जो ऋण वो वसूलता है, ठीक है, जो इंटरेस्ट रेट लगाता है उसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको बोलते हैं रेपो रेट। आप देखिए एक बारी बैंक रेट लगाता है, दूसरी बार रेपो रेट लगाता है। रेपो क्यों दोस्तों? रेपो का फुल फॉर्म ही होता है रीपर्चेजिंग, यानी कि पुनः अब कमर्शियल बैंक आरबीआई से ऋण खरीदेंगे, यानी कि उधारी लेंगे, इसलिए इसका नाम है रेपो रेट। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों आपसे, वर्ष 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को पता होगा, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, वहां पे 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाए जाते हैं। ठीक है, और सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों बिहार आपको पता होना चाहिए। अगर यूटी मैं पूछ लूं, यूनियन टेरिटरी, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। गुप्त वंश के किस प्रतापी शासक को उसकी सैन्य विजयों के कारण इतिहासकार उसे वीए स्मिथ द्वारा भारत का नेपोलियन कहा गया था? तो दोस्तों वीए स्मिथ ने कहा है भारत का नेपोलियन। किसको कहा है? तो दोस्तों समुद्रगुप्त को। एक एक क्वेश्चन में दोस्तों 4-4 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन आपको मिल रहा है, तो आप घबराएंगे नहीं, सब कुछ आपका इसी क्लास में संपन्न होगा। डेली आपको बस टेस्ट को फॉलो करना है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, ये टेस्ट आपके लिए रामबाण साबित होगा, इसलिए पूरा विश्वास कीजिएगा। वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन, पार्टीशन ऑफ बंगाल के समय भारत का जो वायसराय है निम्नलिखित में से कौन था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है लॉर्ड कर्जन। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में हो जाता है। शरावती नदी पर स्थित प्रसिद्ध जो जोग जलप्रपात है, जिसको देखिए जब तक कुंची कुल जलप्रपात नहीं
काउंट किया गया था हाईएस्ट, तब तक जोग जलप्रपात ही भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात था। ठीक है, तो ये शरावती नदी पर स्थित है और प्रसिद्ध जोग जलप्रपात है। ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात अब नाम दे दिया गया है। देखिए, एक ही क्वेश्चन में आपने 5 क्वेश्चन देख लिए। मैं अभी क्लियर करता हूं, इसका सही जवाब कर्नाटक है। मैं आपको बताऊं, कर्नाटक में शरावती नदी बहती है, उसके किनारे है जोग जलप्रपात, जिसको दोस्तों पहले भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहा जाता था। लेकिन 2018 में दोस्तों क्या हुआ, कुंचिकल जलप्रपात खोजा गया, जो दोस्तों वराह नदी पर है, वो भी कर्नाटक में ही है, जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात हो गया। ठीक है, तो ये सारी जो डाउट्स हैं वो क्लियर रखिएगा। अब जो जलप्रपात का नाम दोस्तों क्या है, महात्मा गांधी जलप्रपात रख दिया गया है। ठीक है सॉरी, अब यहाँ पे देखिए गला मेरा आपको बताते बताते थोड़ा सा फंस रहा है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हम कंटिन्यू करते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बनता है। भारत में किसी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति मुख्य रूप से किसके द्वारा की जाती है? इसका सही जवाब है दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो भारत के किसी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो जाता है। अर्थव्यवस्था में जब वस्तुओं और सेवाओं की सामान्य कीमत स्तर में सतत और अत्यधिक वृद्धि होती है तो इसे मौद्रिक स्थिति को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों अर्थव्यवस्था की दुनिया में इसे मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक है, जब वस्तुओं की कीमत महंगी हो जाए और पैसे का मूल्य घट जाए तो उसको हम मुद्रास्फीति कह देते सॉरी। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 1526 में लड़े गए पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने दिल्ली सल्तनत के किस अंतिम सुल्तान को पराजित कर मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी? तो दोस्तों ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। ठीक है, इसका सही जवाब है इब्राहिम लोदी ने। ठीक है, इब्राहिम लोदी को हराया था। आप याद रखेंगे, राणा सांगा और एक व्यक्ति और जिसने बाबर को आमंत्रित किया था, दूसरे व्यक्ति का नाम आप बताएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब 10 क्वेश्चन आप करंट अफेयर के भी लगाइए। देखिए, भारत सरकार के आगामी राष्ट्रीय नीति दस्तावेजों के अनुसार युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को साकार करना आज और भविष्य के लिए निम्नलिखित में से किसका मुख्य विजन और ध्येय वाक्य है? तो दोस्तों युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को साकार करना आज और भविष्य के लिए, ये जो ध्येय वाक्य है, ये मुख्य विजन किसका है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है आपका राष्ट्रीय युवा नीति का नया प्रारूप। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। तो यह विजन युवाओं की वर्तमान आकांक्षाओं और भविष्य की उन्नति पर केंद्रित है। राष्ट्रीय युवा नीति का नया प्रारूप है ये। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई नई आस्था वन संरक्षण योजना के तहत देश भर में लगभग कितने पवित्र उपवनों यानी सेक्रेड ग्रोव्स का संरक्षण और पुनर्स्थापना किया जाएगा? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 का सही जवाब है ऑप्शन सी, लगभग 15,000 पवित्र उपवन। मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी जंगल के आसपास में रहते हैं तो जंगल में सरकार के थ्रू किसी छोटे से मंदिर को या फिर किसी माता जी के मंदिर को प्रमोट किया जाता है, और ये बहुत ही प्राचीन अवधारणा है कि फिर उसके आसपास के लोग वहां पे जंगल की कटाई नहीं करते हैं। तो यह एक क्या है, तरीका है जंगल बचाने का। ठीक है, तो जिसको हम सेक्रेड ग्रोव्स भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, जैसे अगर आप महाराजगंज में बात करेंगे तो सोनाड़ी देवी माता का मंदिर देख लीजिए, बोकड़ा देवी माता का मंदिर देख लीजिए। ठीक है, भारत सरकार की आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण अनुकूल E20 मिश्रित पेट्रोल जो बड़ा विवादित मुद्दा है, 20% एथिल अल्कोहल युक्त के उपयोग से कुछ श्रेणी के वाहनों की ईंधन दक्षता में कितने प्रतिशत की कमी आ सकती है? तो दोस्तों अगर आपने सौरभ जोशी या फिर किसी की वीडियोस देखी है तो आपको पता होगा 3% से 5% यहाँ पे दिया है। वो 17 किलोमीटर जो माइलेज से घटाकर वो 9 किलोमीटर के ऐसे कुछ तो एवरेज बता रहा था अपने गाड़ी का। ठीक है, तो ये बड़ा विवादित मुद्दा है, तो यहाँ से प्रश्न आपसे बन सकता है, ध्यान में रखेंगे। 14 जुलाई 2026 को सोयूज MS-29 अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरने वाली भारतीय मूल के प्रसिद्ध नासा अंतरिक्ष यात्री कौन है?
तो दोस्तों भारतीय मूल के हैं, इसलिए ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। इनका नाम है अनिल मेनन, ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। 14 जुलाई 2026 को सोयूज MS-29 अंतरिक्ष यान से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरने वाले भारतीय मूल के प्रसिद्ध नासा अंतरिक्ष यात्री हैं अनिल मेनन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, जैसे शुभांशु शुक्ला को कई बार पूछा गया। और देखिए उत्तर प्रदेश का जो, ठीक है, उत्तर प्रदेश रत्न अवार्ड है एक, ठीक है, वो भी दिया गया है शुभांशु शुक्ला को, लखनऊ से आते हैं, ये भी आप याद रखेंगे क्योंकि वो भी क्या था, गगनयान मिशन से संबंधित थे, ठीक है। यहाँ पे देखिए राष्ट्रमंडल खेल महासंघ की घोषणा के अनुसार वर्ष 2030 के प्रतिष्ठित राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी भारत का कौन सा शहर करेगा? दोस्तों इसका सही जवाब है अहमदाबाद, ठीक है। तो गुजरात का यह शहर विश्व स्तरीय खेल बुनियादी ढांचे के साथ 2030 में जो खेलों की मेजबानी है उसके लिए ये तैयार हो रहा है, याद रखिएगा। तो दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी भारत का जो अहमदाबाद शहर है वो करेगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपसे, वर्ष 2026 में आयोजित एशियाई अंडर-19 एवं अंडर-23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश और शहर के द्वारा की गई है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है जकार्ता, इंडोनेशिया के द्वारा। याद रखेंगे इंडोनेशियाई मुक्केबाजी जो महासंघ है उसके द्वारा यह आयोजित हुआ था। इस युवा चैंपियनशिप में भारत ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, ये बात आप याद रखेंगे। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर से रिपीट करूं, वर्ष 2026 में आयोजित एशियाई अंडर-19 एवं अंडर-23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश और शहर द्वारा की गई है? तो दोस्तों जकार्ता, इंडोनेशिया के द्वारा, ठीक है। एशियाई ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, जुलाई 2026 में विशाखापत्तनम में नौसेना गोदी पर भारतीय नौसेना द्वारा प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित किस अंतिम और उन्नत स्टील्थ फ्रिगेट को औपचारिक रूप से कमीशन किया गया है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 का सही जवाब है INS महेंद्रगिरी को, ठीक है। तो जुलाई 2026 में कहां से विशाखापत्तनम में नौसेना गोदी पर भारतीय नौसेना द्वारा प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित किस अंतिम और उन्नत स्टील्थ क्या है फ्रिगेट को औपचारिक रूप से कमीशन किया गया है? तो दोस्तों नाम है इसका INS महेंद्रगिरी, ठीक है। तो अब ये आपको याद रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखिए क्या है। जुलाई 2026 में किस देश के अंतरिक्ष संगठन ने अंतरिक्ष जो प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए अपने पहले ऑर्बिटल क्लास पुनः प्रयोज्य, ठीक है, जिसका नाम है क्या, रॉकेट बूस्टर, ठीक है। और एक मिनट जस्ट वेट ना, रॉकेट बूस्टर रीयूजेबल रॉकेट बूस्टर की सफल नियंत्रित वर्टिकल रिकवरी हासिल की है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 का जो सही जवाब है वो क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चीन ने। यहाँ पे चाइनीज लैंग्वेज आ गया है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप घबराएंगे नहीं, ठीक है। तो पुनः प्रयोज्य यानी रीयूजेबल रॉकेट बूस्टर की सफल नियंत्रित वर्टिकल रिकवरी किसने किया है? तो दोस्तों चीन ने। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 के ऊपर। पढ़िए क्या है आपसे, हाल ही में किस दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की संसद को औपचारिक रूप से संबोधित करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं? तो दोस्तों दक्षिण पूर्वी एशियाई देश की बात हो रही है, उसके संसद को औपचारिक रूप से संबोधित करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं। तो किसके? इसका सही जवाब है दोस्तों इंडोनेशिया के, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। तो दोस्तों दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से संसद का यह संबोधन मील का पत्थर है, ठीक है। और इसी से रिलेटेड दोस्तों भारत और एशिया का 8वां शिखर सम्मेलन भी दिल्ली में हुआ है। ये भी बात मैंने आपको किसमें बताया था, जो अंतर्राष्ट्रीय समिट वाला क्लास लिया था उसमें, ठीक है, जिसमें दोनों देशों के कौन शामिल हुए थे, फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है, अध्यक्ष के रूप में। क्वेश्चन नंबर 50 और आज के टेस्ट का अंतिम क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा हाल ही में समुद्री क्षेत्र के लिए शुरू किए गए हाई सीज लेटर ऑफ एथराइजेशन LOA कार्यक्रम का मुख्य और प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों हाई सीज लेटर ऑफ एथराइजेशन, ठीक है, तो इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है वो है क्या? इसका सही जवाब है दोस्तों गहरे समुद्र में टिकाऊ मत्स्य पालन, सस्टेनेबल फिशरीज को बढ़ावा देना, यही इसका उद्देश्य है।
और इस तरह से दोस्तों आज का ये टेस्ट संपन्न हुआ। मैं फिर से आपको एक बार बोलूं कि इस वीडियो को अपना प्यार जरूर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके अपने परिवार जीएस फोकस फैमिली का पार्ट बनिएगा और अपने नाम के साथ अपना स्कोर कमेंट करना मत भूलिएगा। आज के 2 क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूं। पहला क्वेश्चन, जो हमारा राष्ट्रगान है उसके लेखक कौन है, उसके रचयिता कौन है, और उस व्यक्ति के द्वारा, ठीक है, किसी अन्य देश के लिए तैयार किए गए एंथम को हम क्या कहते हैं, उस एंथम का नाम क्या है। तो दोस्तों उस देश का नाम बांग्लादेश है। अब आप मुझे बताएंगे उस व्यक्ति का नाम और बांग्लादेश के एंथम का नाम, जो भारत और बांग्लादेश दोनों के एंथम को लिखते हैं, उस व्यक्ति का नाम। तो दोस्तों क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब मिलेंगे अगली क्लास में और जो भी क्वेश्चन पूछूं आप जरूर जवाब दिया कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो, ख्याल रखें।